नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे लोकतंत्र में सत्ता के सहधारी। ये क्लास 10वां का पहला चैप्टर है राजनीतिक विज्ञान का, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें आप अवश्य जाकर देख लें। उसमें लोकतंत्र के बारे में अच्छी तरह समझाए हैं, लोकतंत्र के विकास के बारे में समझाए हैं, और दूसरा सत्ता के सहधारी के बारे में समझाए हैं। आज हम लोग सत्ता के सहधारी क्यों जरूरी है इसके बारे में समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र में सत्ता के सहधारी क्यों, सत्ता की साझेदारी क्यों, यही विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं कि लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी क्यों जरूरी है, क्यों होना चाहिए, और नहीं होगा तो क्या होगा। हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि सही विषमता के लोग, सत्ता के साझेदार में सही विषमता के लोग रहेंगे, साझेदार बनेंगे। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सही पर सही विषमता के लोग। विषमता के लोग मतलब जाति के आधार विषमता, धर्म के आधार विषमता, लिंग के आधार विषमता, भाषा के आधार विषमता, क्षेत्र के आधार पर विषमता, कई आधार विषमता है। और सही विषमता के लोग मिलकर लोकतंत्र में साझेदार बनेंगे तो सत्ता के साझेदारी होते हैं। अब सत्ता के साझेदारी क्यों जरूरी है इसके बारे में समझते हैं। एक सबसे अच्छा उदाहरण आपको एनसीईआरटी में भी श्रीलंका का प्रस्तुत किया है किताब भी। श्रीलंका में समझिए, श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में जो विषमता है, ध्यान देगा, श्रीलंका में जो विषमता है ज़्यादातर विषमता भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर विषमता है। कैसे कैसे, तो ध्यान देगा, श्रीलंका में लगभग 80% लोग है ना सिंहली वाले लोग हैं, सिंहली धर्म है ना, सिंहली भाषा के लोग हैं। ध्यान देगा, श्रीलंका में 80% लोग सिंहली भाषा के लोग हैं, अर्थात इसे कहेंगे तो यही बौद्ध धर्म है। कौन धर्म है? बौद्ध धर्म। सिंहली भाषा के लोग, यही बौद्ध धर्म 80% लोग हैं। और इसमें देखा जाए तो 18% लोग तमिल वाले लोग हैं श्रीलंका में, 18% तमिल वाले लोग हैं, और 2% अन्य हैं। 2% अन्य भी कह सकते हैं, 2% अन्य लोग हैं। तो श्रीलंका में विषमता किस आधार पर है, तो श्रीलंका में विषमता भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर कह सकते हैं। तमिल वाले लोग 18% है, और ये तमिल वाले लोग इसी को हिंदू धर्म कहते हैं। यही हिंदू धर्म वहाँ है, तमिल वाले लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, और 2% अन्य धर्म के लोग हैं। यही तमिल में 18% मूल तमिल वहाँ के नहीं है। तमिल में 18% में मुख्य 13% वहाँ के मूल तमिल हैं, 13% मूल निवासी वहाँ के हैं, और 5% हैं जो भारत से गए हैं। ध्यान दीजिएगा, तमिल में 18% है वहाँ में, लेकिन मूल है जो 13% है, और 5% है जो भारत से गया हुआ है, मतलब भारत से विस्थापित होकर के वहाँ गए हुए तमिल लोग हैं। तो ये विषमता है। अब क्या हुआ, ये तो विषमता हम लोग देखें। अब सत्ता के साझेदारी में क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948। इसको याद भी रखेगा कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, 1948 ईस्वी में। जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत के नीचे श्रीलंका, तो एक नीचे बढ़ा दीजिए 48। 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ। जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो श्रीलंका में जो सत्ता था, पावर था, अर्थात सत्ता अर्थात पावर कहेंगे तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, सभी में ज़्यादातर लोग, तीनों में, कार्यपालिका में, विधायिका में और न्यायपालिका में, तीनों में लोग ज़्यादातर सिंहली भाषा अर्थात बौद्ध धर्म वाले लोग ज़्यादातर रखे। ध्यान दिया, श्रीलंका में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा कौन लोग, सिंहली भाषा वाले लोग सबसे ज़्यादा, यही लोग विधायिका में ज़्यादा मात्रा में पहुँचे, यही लोग कार्यपालिका में लोग ज़्यादा पहुँचे, कार्यपालिका, और यही लोग ज़्यादा न्यायपालिका में पहुँचे, न्यायपालिका में पहुँचे। जब स्वतंत्र हुआ तो वहाँ की ऐसी शासन व्यवस्था बनाया गया, वो ऐसी नीति अपनाई गई जिससे सिर्फ बौद्ध धर्म वाले लोग, सिंहली भाषा वाले लोग विधायिका में पहुँचे, कार्यपालिका में पहुँचे, न्यायपालिका में पहुँचे, ज़्यादा मात्रा में बौद्ध धर्म लोग। श्रीलंका में 1948 में आज़ाद हुआ तो ज़्यादा मात्रा में लोग पहुँचे। फिर धीरे धीरे लोग, कुछ उस समय तो लोगों को पता न चला, तमिल वाले लोगों को पता न चला कि हम लोग उपेक्षित हो रहे हैं, हम लोग सत्ता में बराबर साझेदार नहीं मिल रहे, क्योंकि वहाँ शिक्षा व्यवस्था ठीक था। धीरे धीरे क्या हुआ, 1948 में 8 साल के बाद 1956 में, याद रखें 1956 में क्या हुआ, श्रीलंका में राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म को घोषित कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म को घोषित कर दिया गया। यहाँ तक कि यहाँ राष्ट्रीय भाषा भी घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय भाषा तमिल भाषा घोषित कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, 1956 में तब यहाँ राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय भाषा तमिल नहीं, सॉरी, राष्ट्रीय भाषा सिंहली भाषा घोषित कर दिया गया। सिंहली भाषा, राष्ट्रीय भाषा सिंहली भाषा घोषित कर दिया गया। अब इसमें
धर्म घोषित करने से कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन भाषा घोषित करने से बड़ी समस्याएं होने लगी। वहाँ के तमिल वाले लोगों को परीक्षा पड़ता था तो उनके क्वेश्चन जो आते थे जो सिंहली भाषा में आने लगे, और वे लोग ज़्यादा पढ़ते थे तमिल लोग। पेपर, अखबार, जितना भी ऑफिशियली भाषा था सब में सिंहली वाले लोग रहे, तमिल वाले लोग दूर रहे। तमिल वाले लोग वहाँ उपेक्षित होते रहे। इस कारण से परीक्षा में भी वे लोग फेल होते गए। सत्ता में उन लोगों का सरदार नहीं मिला। किसी कारण से? क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म हो गया, राष्ट्रीय भाषा सिंहली भाषा हो गया, और जहाँ तक कि जितने सत्ता के पावर थे सभी पावर पर ज़्यादातर लोग यही सिंहली भाषा के लोग, यही बौद्ध धर्म के लोग रहने लगे, और तमिल वाले लोग उपेक्षित होने लगे। तमिल वाले लोगों के पास पावर था बिल्कुल 1%, 2%, 10%, 5%, ऐसे बहुत कम मात्रा में था। वही धीरे धीरे खत्म भी होने लगे। तब 1956 के 20 साल तक, लगभग 20 साल तक इन लोगों के साथ 1956 से 1976 तक, ध्यान देगा, 1956 से 1976 तक 20 साल तक लोग 1976 तक ये सब देखते रहे, सुनते रहे, कुछ विद्रोह करते रहे, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं हुआ 20 साल तक। 1976 तक में 1976 में क्या हुआ श्रीलंका में? 1976 में ये तमिल वाले लोगों ने अपनी एक पार्टी बनाई, नया पार्टी। वो पार्टी का नाम रखा गया LTTE। ध्यान देगा, LTTE पार्टी बनाया, और इसका प्रमुख नेता था प्रभाकरण। ध्यान दीजिएगा, प्रभाकरण। LTTE इसका फुल फॉर्म बोलेंगे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। ध्यान देगा, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, LTTE। इसी को शॉर्ट में लिट्टे कहा गया, लिट्टे। इसी का प्रमुख नेता था प्रभाकरण। ये लोग अपने अधिकार से, सत्ता के सरदारी से वंचित रहे, और वंचित रहे तो उन्होंने एक पार्टी बनाया प्रभाकरण। और प्रभाकरण क्या किया कि अपने पार्टी में बहुत से लोगों का, विद्यार्थियों का, महिलाओं का, बच्चों का, जो तमिल भाषा के लोग थे अपने पार्टी में जुड़वाए, और उन लोगों के साथ हथियार सप्लाई किए, बंदूक सप्लाई किए, और लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में शिक्षा दिए, ट्रेनिंग किए। यहाँ तक कि ये प्रभाकरण अपने देश के, अर्थात श्रीलंका के देश के सैनिकों के साथ उनके थाना पर, पुलिस चौकी पर हमला करते थे, और बंदूक के सब हथियार सब छीन लेते थे, और वहाँ लूट-पाट के भाग जाते थे। फिर यहाँ तक इन्होंने कहा कि प्रभाकरण ने बॉर्डर पर के सेना, अर्थात श्रीलंका है, श्रीलंका के बॉर्डर पर का सेना था, इस साइड श्रीलंका वो बॉर्डर पर के सेना के साथ युद्ध करते थे, और उनका हथियार छीनते थे, छीन कर रख लेते थे। इस तरह से देखते ये लिट्टे पार्टी प्रभाकरण ने श्रीलंका में एकदम इतना तहलका मचा दिया कि वहाँ गृह युद्ध हो गया। क्या हो गया? गृह युद्ध होने लगा। और वहाँ श्रीलंका की सरकार थी, श्रीलंका की सरकार इसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आए दिन 1000 लोग, 20,000 लोग, 5,000 लोग मारे जा रहे हैं। इसका मुख्य एक ही कारण था कि ये तमिल वाले लोगों को सत्ता में बराबर सरदारी नहीं मिला था। ये लोग सरकार में नहीं आते थे, कार्यपालिका में नहीं आते थे, विधायक में नहीं आते। यही कारण से यहाँ गृह युद्ध हो गया। और गृह युद्ध होने के बाद से उसी समय 1976 में क्या हुआ कि श्रीलंका ने भारत सरकार से समझौता किया, भारत सरकार से मांगा। भारत सरकार के उस समय भारत में राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी, ध्यान दीजिएगा, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। और राजीव गांधी से सहायता मांगा कि हमारे देश में गृह युद्ध हो गया है, आप कुछ सेना दीजिए। तो इसके लिए भारत ने श्रीलंका ने भेजने के लिए शांति सेना बनाकर भेजा, शांति सेना, ध्यान दीजिएगा, शांति सेना बनाकर भेजा। यहाँ तक कि शांति सेना बनने के बाद भारत में कुछ विद्रोह भी हुए थे, विरोध भी हुए थे कि ना राजीव गांधी तमिलनाडु में वहाँ नहीं भेजे, क्योंकि वहाँ भी अपने लोग हैं, यहाँ भी तमिल वाले लोग, यहाँ भी बौद्ध लोग अपने लोग हैं, 5% भारतीय लोग हैं। तो ये लोग, भारतीय लोग, तमिल वाले लोग श्रीलंका में विरोध करने लगे कि नहीं, भारत में नहीं, भारत श्रीलंका में सेना नहीं भेजेगा, शांति स्थापित करने को सेना नहीं भेजेगा। लेकिन फिर भी राजीव गांधी ने नहीं माना और श्रीलंका में एक शांति सेना बनाकर भेजा। और ये श्रीलंका में जाकर शांति सेना सभी लिट्टे को एक को हत्या कर दिया, बहुत लोगों के वहाँ हत्याएं किया। ये भारत का शांति सेना वहाँ जाकर के सभी लिट्टे को ख़त्म कर दिया। तब वहाँ गृह शांति हुआ। अंततः 2009 में जब प्रभाकरण मारा गया तब वहाँ लोकतंत्र अच्छा से स्थापित हो गया। और आज भी यही बात होता है श्रीलंका में। वहाँ तो कुछ लोग हो गया, बहुत बड़ा विद्रोह हो गया, आंदोलन, गृह युद्ध हो गया। अब आज भी कुछ लोग अभी श्रीलंका में तमिल लोग उपेक्षित हो रहे हैं। तो हम लोग किताब में, NCERT किताब में यह उदाहरण श्रीलंका का दिया गया था। हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका में
तमिल वाले लोग अपने सत्ता के बराबर साझेदार नहीं रहने के कारण अपना पार्टी बनाया, अलगाववाद बनाया। श्रीलंका ने अलग देश की मांग करने की घोषित किया। ये लोग अलग मांग करने की बात करते, अलगाववाद, लेकिन श्रीलंका अलग होने से बच गया, नहीं तो श्रीलंका भी 2 भागों में बंट जाता। ये लोग अलग देश की मांग कर रहे थे। तमिल बहुलता वाले लोग अपने अलग देश तमिल के मांग कर रहे थे, लेकिन भारत के सहयोग से शांति से वहाँ गया और सभी लिट्टे को हत्या कर दिया गया। यही कारण से लिट्टे तमिल वाले लोग ने ठान लिए कि राजीव गांधी को छोड़ना नहीं है। जब वह तमिलनाडु में भाषण देने के लिए गए तो यही तमिल वाले लोग श्रीलंका जो उनके परिवार वाले लोग थे, राजीव गांधी को हत्या करवा दिया, बम से उसको उड़ा दिया। आप लोग इस सब इतिहास में जानते हैं। तो ये था भारत में सत्ता थी, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी नहीं मिलने के कारण परिणाम क्या हुआ था, श्रीलंका का परिणाम। एक और अच्छा परिणाम देखेंगे हम लोग बेल्जियम का। अब ऐसे छोटे छोटे और अन्य देश भी है, हम लोग देखेंगे। तो सत्ता के साझेदारी नहीं मिलने के कारण से श्रीलंका में अलगाववाद हुआ, गृहयुद्ध हुआ, अलग होते होते बच गया। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। अगला वीडियो हम लोग देखेंगे एक अन्य देश, फिर दो अन्य देश और देखेंगे जहां बराबर सत्ता का साझेदारी नहीं मिलने पर क्या हुआ था। वही बराबर सत्ता का साझेदारी नहीं मिलता है तो गृहयुद्ध होते हैं, दंगे होते हैं, अन्य जगह पर हंगामा होने लगते हैं। यही कारण से बराबर सत्ता का साझेदारी दिया जाता है। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपने मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दें। यदि किसी को हैंड राइटिंग नोट्स PDF की आवश्यकता है क्वेश्चन के साथ तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसे अवश्य उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।